अस्सलाम वालेकुम। इन्फो गैरेज देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसे दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर ही लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास स्पेशल ब्रेन है जो हम तमाम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर हुआ वही जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। हमारे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिन बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। यह उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वे प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपनी पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए। फिर उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसीस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता रहता था, क्योंकि इनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर बाहर फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा। डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेकर कैंसिस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन को खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद वो कई अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन में कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करना पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया ताकि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पेश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस क्लोज़म वाले हिस्से में पाया गया। अब यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि
राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कॉर्पस क्लोज़म का क्या काम है। फर्ज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है और कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को इरेज़ किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से कुछ मिस्टेक होगी तो हमारा लेफ्ट ब्रेन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करेगा। ब्रेन के दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जीन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उसे कॉर्पस क्लोज़म कहते हैं और आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोज़म कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस क्लोज़म के बड़े होने के अलावा इनके ब्रेन का पेरिटल भी तमाम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से इनके ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो भी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने माइंड में ही सॉल्व करने की सलाहियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह यह भी रिसर्चर्स ने बताई है कि जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग भी काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स भी पाए जाते थे। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ ही पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजिंग आई। इसके बाद मालूम हुआ कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। इनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि इनको मैथ के सिंपल टेबल याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। वो मैथ्स के सिंपल टेबल्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने में माहिर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने में। आइंस्टाइन स्कूल के बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस उनके वाहिद सब्जेक्ट थे जिनमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तो एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनकी तरफ भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। रियाजी और साइंस में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि क्लास में कोई सवाल करने के लिए हाथ खड़ा करते तो प्रोफेसर्स भी घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी में आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई पीएचडी और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला है कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब ना मिलता तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन ऐसा डेवलप होता गया कि आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फो गैरेज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इल्म में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।